हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 ऑफ साइंस के जो चैप्टर हैं जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग उसके थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, उनके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, उनके सराउंडिंग्स और डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू नो दैट विच एंटिटी और एनी ऑब्जेक्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी चीज को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। फ्रेंड्स, लेट्स सपोज आपके पास एक ट्री है, यू हैव एन ट्री। उस ट्री से हम लोगों ने चेयर बना दिया, एक चेयर हम लोगों ने बनाया। फ्रेंड्स, ट्री इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट क्या जो चेयर है जो कि ट्री से ही बना है, क्या हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं? फ्रेंड्स, द सेकेंड एग्जाम्पल इज, लेट सपोज वी टेक ह्यूमन and an example of vehicle. Let's suppose car. एक तरफ ह्यूमन है यानी मानव, और दूसरी तरफ हम लोग एक व्हीकल यानी कार को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम दोनों लोग देखते हैं कि दोनों सिचुएशन में ह्यूमन भी मूवमेंट कर पाता है और कार भी मूवमेंट कर पाता है, यानी कार रोड पर चल पाती है और ह्यूमन भी चल पाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं वेदर वी आर कैपेबल टू से दैट कार इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म? क्या कार को भी हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेते हैं, जिससे हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कब आएगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तब हम उनके बेसिक फीचर्स के बारे में जान पाएंगे। बेसिक फीचर्स के बेस पर भी हम ये जान पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट या एंटिटी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई थी वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तो की गई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी जो है कि बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है? सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज यस। ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, वी एज अ ह्यूमन, एक ह्यूमन को डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए 24 आवर्स में कुछ न कुछ फूड की इम्पोर्टेंस पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं फूड को कंज्यूम करके ह्यूमन बॉडी एनर्जी को जनरेट करती है, ह्यूमन बॉडी एनर्जी को जनरेट करती है, जिसके माध्यम से बॉडी सरवाइव कर पाता है। फ्रेंड्स, ऑन द सेम वे हम लोग प्लांट्स में देख लेते हैं। इफ वी कंसीडर प्लांट, देन व्हाट वी सी, हम लोग देखते हैं कि प्लांट भी फूड की ज़रूरत उनको पड़ती है। फूड की ज़रूरत प्लांट को ह्यूमन से डिफरेंट वे में पड़ती है, लेकिन जो प्लांट्स होती हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो पत्तों के जो होल्स होते हैं, पत्तियों में फ्रेंड्स जो होल्स होती हैं, उनके माध्यम से पत्तियों में जो होल्स होती हैं उनके माध्यम से
फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ट्रीज होती हैं वो रूट्स के बिहाफ पर मिनरल्स, वाटर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रूट से और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को लेकर जो है कि फूड का प्रोडक्शन करती हैं और अपने आप को ग्रोथ करने के लिए उस फूड का या उस एनर्जी का यूज भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ें जो कि फूड को कंज्यूम करती हैं और एनर्जी डेवलपमेंट करती हैं खुद के अंदर, वो चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगी। सो फूड का कंज्यूमेशन यानी फूड को ईट करना या टेक करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। हम लोग दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करती हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड। हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक चाइल्ड का एग्जांपल लेंगे। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करती हैं, हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक चाइल्ड का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज फ्रेंड, चाइल्डहुड में किसी बच्चे ने एक क्लोथ पहना है। लेट सपोज एक क्लोथ पहना है एंड आफ्टर सम टाइम लेट सपोज 1 or 2 ईयर आफ्टर, 1 या 2 साल के बाद हम देखते हैं कि वही कपड़ा चाइल्ड को छोटा होने लगता है, जबकि 2 साल पहले वही कपड़ा चाइल्ड को आसानी से हो जाता था। हमने नोटिस किया, वी नोटिस हियर कि जो चाइल्ड की बॉडी है, जो चाइल्ड का फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी चाइल्ड की जो है बॉडी, वह ग्रोथ यानी और बड़ी हो गई है। अगेन हम लोगों ने 2 साल बाद फिर एग्जामिन किया, तो हम लोगों ने देखा कि अब ये जो चाइल्ड है वह अब एक बॉय बन गया है। यानी इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि जो चाइल्ड का जो क्लोथ था अब इस बॉय को बिल्कुल छोटा पड़ रहा है, यानी इस बॉय का जो बॉडी है और इंक्रीज कर गई है। हम लोग प्लांट में भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब ट्री छोटा था, यानी जब लैंड पर एक छोटा सा सीड पड़ा था तो वह काफ़ी छोटे स्पेस में था, पर जैसे ही टाइम बीता, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता, वी सी एंड वी ऑब्जर्व दैट उस ट्री में से कुछ छोटा सा भाग निकलने लगा है, यानी उस ट्री ने कुछ एरिया कवर करना शुरू कर दिया। थोड़े देर बाद हमने देखा कि उनमें पत्तियां भी आने लगी और कुछ सालों बाद हमने देखा कि वह बीज अब एक ट्री में बदल गया, यानी पहले बीज, फिर उसका अंकुरण, फिर उसके बाद वह पौधा बना और एट द एंड एक विशाल ट्री के रूप में सामने आया। सो फ्रेंड्स, हम लोग दोनों कंडीशन में देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टाइम के साथ अपना पोस्चर या पोजीशन खुद में चेंज करते हैं और ग्रोथ करते हैं, यानी उनका साइज डेवलप करता है। चाइल्ड के केस में भी चाइल्ड ग्रोथ करते हुए एक बॉय और ह्यूमन में बदल जाता है। उसी तरीके से एक बीज, पौधा, पहले अंकुरण, फिर पौधा और वृक्ष में बदल जाता है। सो हम लोग कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ग्रोथ करना भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिप्रोडक्शन। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में कैपेबल होते हैं? सो द इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अपने आसपास
कि हमारे जैसे लोग कई लोग दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन का फ्रेंड्स, लिविंग रिप्रोडक्शन का मतलब होता है खुद के जैसा एक और जनरेट करना, जनरेशन ऑफ द सेम टाइप। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सुना होगा कि एक अंडे देने वाला पक्षी एक बच्चे को जन्म देता है, या एक बच्चे देने वाला कोई ऑर्गेनिज्म अंडे देता है? फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जेनरेशन ऑफ द सेम टाइप, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है तो वह अपने ही जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को जन्म देता है, यानी ह्यूमन को जन्म देगा। यदि बर्ड है तो बर्ड भी ऑफ द सेम टाइप के बर्ड को जन्म देगा। यदि 4 लेग्स पे चलने वाला एनिमल है तो वह अपने ही जैसे ऑफ द सेम टाइप एनिमल इट विल प्रोड्यूस, यह भी एनिमल को ही बॉर्न करेगा। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन मीन्स जेनरेशन ऑफ द सेम टाइप, खुद के जैसा एक नया बॉडी स्ट्रक्चर बनाना। ह्यूमन है तो ह्यूमन को जन्म देगा, बर्ड है तो बर्ड को देगा, एनिमल है तो एनिमल को देगा। फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल दैट एनी नॉन लिविंग थिंग कैन क्रिएट और मेक रिप्रोडक्शन? क्या कोई नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है, क्या वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है? हम लोग एक कार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक कार थोड़े समय बाद नए कार को रिप्रोड्यूस कर दे, यानी एक न्यू कार को रिप्रोड्यूस कर सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि पेड़ से हम लोगों ने जो चेयर काटा था, जो चेयर बनाया था, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट दिस चेयर इज एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू चेयर? क्या यह चेयर अगेन एक न्यू चेयर का निर्माण कर सकती है? सो फ्रेंड्स, इन दिस केस द आंसर इज नो। सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो विशेषताएं हैं, उनमें रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, यानी उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होगी। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में देख लेते हैं, और वो है रेस्पिरेशन के बारे में। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं? सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग सांस को अंदर छोड़ लेता है और थोड़े टाइम बाद बाहर छोड़ता है, यानी ब्रीदिंग करना, यानी ब्रीद करना, जिसमें सांस को अंदर लेना यानी एयर को बॉडी में लेना, और आफ्टर द सेम टाइम बॉडी से एयर को एग्जॉस्ट करना। बॉडी में एयर को लेना और एग्जॉस्ट करने का जो प्रोसेस है, हम लोग उसको रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि कोई नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करता है? क्या यह संभव है कि निर्जीव चीजें रेस्पिरेशन करती हैं, यानी सांस को अंदर लेती हैं या सांस को बाहर छोड़ती हैं? सो द आंसर इज नो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि वो रेस्पिरेशन भी करती हैं, और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो रेस्पिरेशन के पार्ट को प्ले नहीं करती। फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेशन करता है वह सांस को लेने और छोड़ने के माध्यम से करता है, यानी
सांस को नाक की मदद से अंदर लेता है और उसको एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एयर को बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करता है। अंदर लेते समय वह ऑक्सीजन को लेता है और बाहर वह कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करता है या बाहर छोड़ता है। सो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लोगों ने जो है कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग में तो समझ लिया, लेकिन क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं? सो फ्रेंड्स, द आंसर इज यस, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें फॉर फूड प्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो लीव्स हैं और प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट करते हैं फॉर मेकिंग फूड। फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को खुद के अंदर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खुद फूड बनाने के लिए यूज करते हैं और इन रिवर्स वो ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन को तो एग्जॉस्ट यानी बाहर निकालते हैं, लेकिन CO2 को फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यानी CO2 गैस को अंदर लेना और फ्रेश ऑक्सीजन को बाहर पुट करना। ये प्रोसेस फ्रेंड्स प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और रिमेनिंग हैं, हम लोग उसको अलग से और छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव और प्रश्न जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।